आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, ये जंग कितने खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस्राइल ने जो साजिश रची थी खाड़ी में तबाही मचाने की, वो परवान चढ़ रहा है, क्योंकि अब खाड़ी देश, ये कहा जाए इस्राइल जो लगातार ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर रही है, अब ईरान भी उसका जवाब दे रहा है। और यही तो इस्राइल चाहता था। जी हां, बहुत ही खतरनाक मोड़ पर यह जंग पहुंच गई है, और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आपको अंदाजा नहीं है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां इसकी क्या कीमत चुकाने वाली हैं। सबसे पहले त्वरित अंदाज में घटनाक्रम पिछले 12 घंटे का, जब आप सो रहे थे तब क्या हो रहा था। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर IRGC के सैन्य प्रवक्ता का बयान, जो कहते हैं हमारी एनर्जी फैसिलिटी पर हमले के बाद हम हमलावरों के गैस और तेल के ठिकानों को राख में बदल देंगे। और किया भी ऐसा जा रहा है। रास लफान तेल ठिकाने पर जोरदार हमला किया ईरान ने। सबसे पहले सुनिए उनके प्रवक्ता का क्या कहना है। که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. به ارتش بزدل و متجاوز. और अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं अल जजीरा की रिपोर्ट, जो कहती है कतर इज एक्सपेलिंग ईरान्स मिलिट्री एंड सिक्योरिटी अटैचेज आफ्टर इरानियन मिसाइल्स कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू रास लफान, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी। सरल शब्दों में कहा जाए, यहां LNG की प्रोडक्शन होती है रास लफान, और यहां पर ईरान ने हमला किया है। क्यों? क्योंकि ईरान के तेल ठिकानों पर लगातार इस्राइल हमला कर रहा है। क्या हमला किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और रास लफान इसके मायने क्या हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, मगर सबसे पहले अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए। These attacks that Qatar Energy has confirmed in the past couple of hours on the Ras Laffan industrial complex, which it says was the target of a missile attack by Iran, which has caused large fires at that facility and what it calls extensive damage. It says that its emergency teams responded immediately to that attack and are now trying to, as we speak, contain those fires. They say all personnel at that complex are accounted for, and at the moment there are no reports of any injuries, but this is a massive escalatory attack by Iran on Qatar's energy infrastructure. This complex, which is in the northeast of the country, it is the world's biggest liquefied natural gas production facility. We've had a very strong statement from Qatar's Ministry of Foreign Affairs in which they have strongly condemned and denounced this attack, and they have said that Iran is dragging this region into the abyss. Now they have this evening also announced that they are expelling the military attaché and the security attaché from the Iranian embassy in response to this attack. ईरान ने एक ही रात में 9 देशों पर हमला कर दिया, जिसमें दुनिया के 7 सबसे अमीर देश भी हैं। यह तेहरान का जवाब था जब आज पहले इस्राइल ने दुनिया के सबसे बड़े साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था। पूरे युद्ध का अब तक का सबसे तेज जवाबी हमला, और अब ईरान दुनिया का अकेला देश बन गया है जो एक साथ इतने अमीर देशों पर हमला कर रहा है। नंबर 1 इस्राइल। सेंट्रल इस्राइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर हथियार इस्तेमाल हुआ। रामत गन में 2 लोग मारे गए। वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइल से 4 फलस्तीनी महिलाओं की मौत। कतर की बात करें तो यहां 14 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। रास लफान LNG हब को काफी बड़ा नुकसान हुआ, जिसे कतर एनर्जी ने कंफर्म किया है। UAE की बात करें तो यहां 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 अटैक ड्रोन रोके गए। ईरान ने एनर्जी फैसिलिटी पर जल्द हमले की धमकी दी। सऊदी अरब की बात करें तो सामरिफ रिफाइनरी और जुबैर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए लोगों को निकालने के आदेश दिए गए हैं। रियाद के ऊपर मिसाइलें रोकी गई। कुवैत की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई। अमेरिकी ठिकानों को फिर निशाना बनाया गया। बहरीन, अमेरिकी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर पूरे युद्ध के दौरान लगातार हमले में है। ओमान, इंडस्ट्रियल इलाकों पर ड्रोन हमले हुए, कुछ मजदूर मारे गए। आखिरी न्यूट्रल गल्फ देश भी अब हमले झेल रहा है।
जॉर्डन, इस बढ़ते हुए मल्टी फ्रंट युद्ध के तहत अमेरिकी बेस पर हमला हुआ और इराक, बगदाद में अमेरिकी दूतावास, हर रात ड्रोन से हमले हो रहे हैं। यहां पर हमले झेल रहे गल्फ देशों की कुल प्रति व्यक्ति आय लगभग $417,000 से ज्यादा है। यह दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों में गिने जाते हैं और ईरान एक साथ सब पर हमले कर रहा है, जबकि उसकी खुद की अर्थव्यवस्था दबाव में है। इसे ऑपरेशन मैडमैन कहा जा रहा है, मतलब पूरे इलाके की संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर को तब तक नुकसान पहुंचाना जब तक दुनिया खुद इस युद्ध को रुकवाने के लिए दबाव न बनाए। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि हमने इसराइल के बेन गुएरिन एयरपोर्ट पर हमला शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने बेन गुएरिन एयरपोर्ट में जो स्ट्रैटेजिक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की पोजीशंस थी, वहां पर हमला किया है। लगातार एक के बाद एक अब उनके दिन रातों में बदलने वाले हैं, यह चेतावनी दी गई है। सुनिए उनके सैन्य प्रवक्ता क्या कह रहे हैं बेन गुएरिन एयरपोर्ट पर जो हमला किया गया है उसके बारे में। موفقیت‌های تهاجم‌های مؤثر رزمندگان اسلام حتی با حصار سانسور دشمن هم قابل کتمان نیست، چرا که جنایتکاران برابر رشادت دلیرمردان نیروهای مسلح ایران مغلوب‌های دست و پا بسته هستند. راه گریزی از اصابت‌های دقیق نیست. ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز با موجی از حملات پهپادی به محل استقرار هواپیماهای سوخرسان راهبردی ارتش رژیم صهیونی در فرودگاه بنگوریون هجوم برد. موج 60م عملیات وعده صادق 4 با حمله به کانونهای تهاجم به ایران در پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا و سرزمین‌های اشغالی در قالب عملیاتی ترکیبی و تأثیرمحور با رمز یا قمر بنی هاشم اجرا شد. در این عملیات موشکی و پهپادی پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در الازرق، العدید، الزفره، الیسالم و الخرج با سامانه‌های برد بلند و میانبرد و سوخت جامد و مایع عماد، قیام، ذوالفقار، دسفول و موشک‌های کروز و پهپادهای انهدامی به فضل الهی هدف قرار گرفتند. مرکز پشتیبانی و سوخرسانی هوایی اشدود و مرکز پشتیبانی صنایع نظامی و تسلیحاتی رافائل با سامانه‌های عماد و قدر هدف قرار گرفتند. در موج 61م عملیات وعده صادق 4 تل‌آویو مرکز شرارت‌های رژیم وحشی صهیونیستی با موشک‌های خرمشهر 4 چند کلاهکه، قدر چند کلاهکه، عماد و خیبرشکن با رمز مبارک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام آتشباران شد. موشک‌های خرمشهر 4 و قدر در این عملیات برق‌آسا و پرشدت با توجه به فروپاشی سامانه پدافند چند لایه و فوق پیشرفته رژیم صهیونیستی بدون مزاحمت به بیش از 100 هدف نظامی و امنیتی در قلب سرزمین‌های اشغالی با موفقیت اصابت کردند. بنابر اطلاعات میدانی پس از این تهاجم برق‌آسای نیروی مقتدر هوافضای سپاه، برق بخشی از تل‌آویو قطع و کنترل شرایط و امکان امدادرسانی توسط نیروهای داخلی سخت‌تر شده است. تلفات اولیه رژیم صهیونیستی در این حمله بیش از 230 کشته و زخمی برآورد می شود. امروز سلسله عملیات‌های قدرتمند نیروهای مسلح در چند ساعت اخیر با موج 62م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام با هدفگیری کلیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و نقاط تجمع نظامیان و مراکز پشتیبانی رزم صهیونیست‌ها با موشک‌های قدر چند کلاهکه، خیبرشکن، عماد و حاج قاسم تکمیل شد. در این موج مراکزی در عکا، حیفا، تل‌آویو و بئرالسبع پس از فروپاشی سامانه‌های پدافندی فوق پیشرفته رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بدون روشن شدن آژیرهای اخطار با موشک‌های قدرتمند منهدم شدند. جنگ تا تسلیم متجاوزین ادامه دارد. وضعیت این است: عده‌ای روز و شبشان را گم کردند. روزشان با حضور در پناهگاه به شب تبدیل شده و شبها با دیدن آسمان روشن تهاجماتمان برایشان آسایشی نمانده است. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. यानी कि ईरान आंख के बदले आंख उसकी बात कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर।
ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि अब जैसे को तैसे वाला दौर शुरू हो गया है, एन आई फॉर एन आई। उन्होंने अमेरिका और इस्राइल पर आरोप लगाया कि वे अपनी हार छुपाने के लिए एनर्जी साइट्स को निशाना बना रहे हैं और चेतावनी दी कि इस युद्ध ने ईरान को जगा दिया है। सबसे बड़ी बात, आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ईरान क्यों रफान तेल ठिकाने पर हमला कर रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर यह खबर गौर फरमाएं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इस्राएल के हमले की निंदा की है। युद्ध शुरू होने के बाद यह एक रेयर विरोध है, अ रेयर रिब्यूक बाय यूएई। सबसे बड़ी बात, इस्राएल की अराजकता भरी सोच से ट्रंप भी परेशान हैं। आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर, ब्रेकिंग, प्रेसिडेंट ट्रंप क्रिटिसाइजेस इजराइल्स रेड ऑन ईरान्स साउथ Pars gas field, saying the US and Qatar were unaware and adds that no more attacks will be made by Israel. सरल शब्दों में राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल की ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की आलोचना की है और कहा है कि अमेरिका और कतर को इस बात का अंदाजा नहीं था और अब इजराइल और हमले नहीं करेगा। बड़ा प्रश्न, क्या इस्राइल अमेरिका की सुनेगा? क्योंकि ईरान के पार्स तेल ठिकाने पर लगातार इस्राइल हमला कर रहा है और यह लगातार चल रहा है। हो क्या रहा है दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत होती है सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत की घाट उतारने के बाद। उसके बाद उनके बच्चों को नहीं बख्शा जाता है। अब इस्राइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर रहा है और उसके पीछे उसकी सोच क्या है कि हम ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करेंगे, ईरान जवाब में मध्यपूर्व के तमाम देशों पर हमला करेगा। इस्राएल ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इस्राएल न सिर्फ ईरान की तबाही चाहता है, वो खाड़ी देशों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि इस्राएल के प्रतिद्वंद्वी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं खाड़ी के तमाम देश। यानी कि कहीं ना कहीं इस्राएल की सोच में ये तमाम देश फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस जंग को रुकना चाहिए, वरना पूरा मध्यपूर्व बर्बाद हो जाएगा। आपको अंदाजा है, तेल के ठिकाने बर्बाद हो जाएंगे तो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। और यह मत सोचिए कि नुकसान सिर्फ मध्यपूर्व तक सीमित होने वाला है, यह नुकसान दुनिया भर में होगा। दुनिया भर में जिस तरह का आर्थिक संकट आएगा, सिर्फ दो स्वार्थी लोगों की वजह से, आपको और हमको उसका अंदाजा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। मगर जैसे कि मैंने बताया, रास लफान पर हमला हुआ, इसके मायने क्या हैं? यह हमला बहुत मायने रखता है, ईरान की यह जवाबी कार्रवाई बहुत मायने रखती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, हां, इंतजार कीजिएगा, अमेरिका का दोगलापन। अब अमेरिका औपचारिक तौर पर, उनकी जो इंटेलिजेंस कमेटी है वो ये कह रही है कि ईरान के पास हमें ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था। यह सेनेट के सामने दिया गया बयान है। अरे भाई, तो फिर हमला क्यों किया? बहरहाल, रास लफान पर जो ईरान ने हमला किया उसके क्या मायने हैं, अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के मुताबिक रास लफान इंडस्ट्रियल साइट पर मिसाइल हमलों से काफी बड़ा नुकसान हुआ है। रास लफान उन जगहों में शामिल था जिन्हें ईरान ने पहले ही चेतावनी में कहा था कि अगर उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ तो वो निर्णायक कार्रवाई करेगा। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नुकसान गंभीर है, लेकिन अभी सिर्फ सामान्य तौर पर बताया गया है। हर यूनिट का अलग अलग डिटेल नहीं दिया गया है। काफी बड़े नुकसान का क्या मतलब है? कतर एनर्जी और अधिकारियों के मुताबिक कई मिसाइल गिरने से रास लफान के कुछ हिस्सों में बड़ी आग लग गई है। इमरजेंसी टीम ने आग पर काबू पा लिया है और सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। अभी तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी यह नहीं बताया गया है कि कौन कौन से एलएनजी प्लांट, टैंक, पाइपलाइन या जेटी को कितना नुकसान हुआ है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि इसका ऑपरेशनल और ग्लोबल असर क्या पड़ेगा, सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर, रास लफान कतर के एलएनजी एक्सपोर्ट का मुख्य केंद्र है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब माना जाता है, जो आमतौर पर दुनिया के करीब 20% एलएनजी सप्लाई देता है। कतर पहले ही
इस संकट के दौरान यहां से एलएनजी प्रोडक्शन रोक चुका था। आज का हमला उसी रुकावट को और बढ़ा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स इसे किस तरह से देख रहे हैं? यह एनर्जी वॉर का बहुत बड़ा एस्केलेशन है, खासकर साउथ पार्स नॉर्थ डोम गैस फील्ड को लेकर। एलएनजी सप्लाई और कीमतों पर मध्यम से बड़ा असर पड़ सकता है। यह इस पर निर्भर करेगा कि कतर कितनी जल्दी मरम्मत कर पाता है। तो ये तमाम चीजें दोस्तों जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कतर ने ईरान को क्या हिदायत दी है और इसके अलावा इस इलाके की पिछले 12 घंटों की क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जब आप सो रहे थे, अब आपके स्क्रीन पर आ रही है एक एक करके। दोस्तों, कतर ने ईरान के सिक्योरिटी और मिलिट्री अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है, क्योंकि ईरानी मिसाइल हमले से रास लफान के उसके मुख्य गैस प्लांट को काफी भारी नुकसान हुआ है। इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर गौर फरमाएं। इस्राएल की साजिश यहां पर कामयाब होती दिख रही है। कतर वर्सेस ईरान, यह साफ तौर पर दिख रहा है। बड़ा प्रश्न, क्या खाड़ी देश भी अब ईरान पर हमला करेंगे? क्या उनमें हिम्मत है? वो खाड़ी देश जो गजा में नरसंहार होता है तो खामोश रहते हैं, जब ईरान पर बेवजह हमला किया जाता है तो खुलकर अमेरिका और इस्राएल की आलोचना नहीं करते। क्या वो ईरान पर हमला करेंगे? आगे, यूएई में अबू धाबी के हबशान गैस प्लांट को ईरानी हमले के बाद बंद कर दिया गया है। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि उसकी 2 रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। रियाद ने कहा कि ईरान पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी पूरी तरह टूट गया है। ये घटनाएं तब हुई जब इस्राएल ने उत्तरी बंदर अंजली में ईरान की नौसेना पर हमला किया और साउथ पार्स गैस फील्ड को भी निशाना बनाया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने चेतावनी दी कि उसके काबू से बाहर वाले नतीजे हो सकते हैं और पूरी दुनिया अपनी चपेट में ले सकते हैं। ईरान के जवाबी हमलों में तल अवीव और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 4 लोगों की मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, दुनिया के तमाम नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं और तमाम देश ये देख रहे हैं, मगर 2 लोग अपने स्वार्थ के चलते एक ऐसे देश पर हमला करते हैं जो बातचीत कर रहा था, जो अमेरिका की शर्तों पर राजी हो रहा था, मगर फिर आपने उसके सामने विकल्प क्या छोड़ा कि वो हाथ पे हाथ धरा रहे और आपके हमलों को बर्दाश्त करते रहे। आप उनके स्कूली बच्चों को मारते रहे, वो बर्दाश्त करते रहे। आप खामेनी को मारे, वो बर्दाश्त करता रहे। अली लारीजानी को मारे, वो बर्दाश्त करता रहे। बासिज के कमांडर को मारे, वो बर्दाश्त करता रहे। और ताजा खबर, उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर को भी मौत के घाट इस्राएल ने उतार दिया है और आप उम्मीद करते हैं कि वो बर्दाश्त करता रहे। फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों का यह बयान आपके स्क्रीन पर, जो बहुत मायने रखता है दोस्तों। उन्होंने अपील की है, मैंने कतर के अमीर और राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। आज ईरान और कतर में गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी पर हुए हमलों के बाद हम सबके हित में है कि बिना देरी के ऐसे हमलों पर रोक लगाई जाए जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं, खासकर एनर्जी और पानी की सप्लाई वाली जगहों को। आम लोगों की सुरक्षा और उनकी जरूरी जरूरतों के साथ साथ एनर्जी सप्लाई की सुरक्षा को भी इस सैन्य तनाव से बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति चिंतित हैं, वो अपील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ट्रंप को एक के बाद एक करारा तमाचा पड़ रहा है। याद कीजिएगा ट्रंप ने क्या कहा था कि तमाम देश अपने जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज दें। जापान ने मना कर दिया। इटली पहले ही मना कर चुका था, क्योंकि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संसद में दिए गए अपने बयान में स्पष्ट किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कह दिया कि राष्ट्र हित में मैं अपने जंगी जहाज नहीं भेजूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी लगभग यही बात कही। आप जानते हैं, सबसे ज्यादा शॉकिंग अमेरिका का रवैया है, दुनिया को बताने के लिए यह कि भाई ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और खुद सेनेट के सामने उनकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड क्या बयान दे रही हैं, इस पर गौर फरमाएं। यह देखिए, ईरान वॉज नॉट रीबिल्डिंग न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूएस इंटेलिजेंस फाइंड्स। यानी वो परमाणु संवर्धन नहीं कर रहे थे, किसी कीमत पर नहीं कर रहे थे। अरे भाई, तो तुमने ईरान पर हमला क्यों कर दिया? यह कहकर तुमने हमला किया ना कि वो लोग परमाणु बॉम्ब बना रहे थे। आपने 12 दिन की जंग में, पिछले साल 12 दिन की जंग में, वहां पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। उस वक्त आपने कहा हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं तुलसी गबार्ड ने क्या बयान दिया। गौर फरमाएं उनके एक एक शब्द पर, जिससे पता चलता है कि अमेरिका का चरित्र आपराधिक है। दिस इज ट्रूली क्रिमिनल इन नेचर, कि आप दुनिया को बर्बादी के रास्ते पर ला रहे हैं।
आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों, आज की जो खबर मैं आपको सुना रहा हूं यह क्या मायने रखती है। गौर फरमाएं, यह खबर अमेरिका का दोगलापन। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने 18 मार्च को यह निष्कर्ष निकाला कि जून 2025 में अमेरिका इस्राएल के हमले में नष्ट हुई ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्षमता को ईरान दोबारा नहीं बना पा रहा है। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चल रहे युद्ध के दावों की उलट है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने जो हमला किया था 2025 में, उसके बाद वो दोबारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर रहा। यानी कि आप मानते हैं कि आपका हमला कामयाब हुआ, तो फिर आप ईरान पर क्यों हमला कर रहे हैं? आपको अंदाजा है दोस्तों, ये ट्रंप और नेतन्याहू इस दुनिया के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। आगे सुनिए सेनेट के सामने उन्होंने क्या कहा। ट्रंप की सहयोगी और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने यह बात अपनी लिखित रिपोर्ट में बताई, जो सालाना थ्रेट असेसमेंट का हिस्सा थी। लेकिन उन्होंने यही बात सेनेटरों से बोलते समय दोहराई नहीं। उन्होंने सेनेट इंटेलिजेंस समिति में कहा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो गया है। उसके बाद से इसे फिर से बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको तुलसी गबार्ड का एक बयान सुनाना चाहता हूं। यहां पर वो कह रहे हैं कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान सब एडवांस मिसाइल बना रहे हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। अरे भाई, आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं जो तुम्हारा चमचा नंबर 1 है। क्यों? पाकिस्तान भी अब तुम पर हमला करेगा। दुनिया को मूर्ख बनाना छोड़ो। सुनिए तुलसी गबार्ड ने क्या कहा। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, इसमें आपने किन किन लोगों का नाम लिया? आपने रूस का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, नॉर्थ कोरिया का नाम लिया, ईरान का नाम लिया। यह सब आपके दुश्मन ने मान लिया। पाकिस्तान भी आप पर हमला कर रहा है। दोस्तों, सोच की भी सिहरन पैदा होती है कि किस तरह के लोग आज दुनिया के ताकतवर पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। ये लोग खतरनाक हैं, ये लोग अपरिपक्व हैं। इन्हें अंदाजा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूद गए यह सोच के कि एक हफ्ते में काम तमाम हो जाएगा। इस्राएल ने भरोसा दिलाया कि हम उनके लीडरशिप को मारते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं, जनता सड़कों पर उतर आएगी, बगावत कर देगी, ईरान बिखर जाएगा। सबसे बड़ी बात, अगर आने वाले दिनों में ईरान बिखर भी जाता है तो आपको अंदाजा नहीं है पूरे मध्य पूर्व में किस तरह की आग लगने वाली है। अगर ईरान में कट्टरता बढ़ेगी तो दुनिया भर की सुरक्षा पर इसका असर पड़ने वाला है। लारिजानी एक ऐसा शख्स था जिससे अमेरिका बात कर सकता था। आपने उसको ही मार दिया। इस्राएल ने उन्हें ही मार दिया। यह बहुत खतरनाक मोड़ है दोस्तों। मैं बार बार इस शो में कह रहा हूं, यह बहुत ही खतरनाक मोड़ है और सोच कर भी सिहरन पैदा होती है। और इस मंच पर, जैसा कि मैं लगातार वादा करता हूं, इस जंग के जो बारीक पहलू हैं, तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लाता रहूंगा। यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।